Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we have brought you the BA third year class syllabus under the colleges of Kumar University and शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में इस बार हम ये जो पोएम लेके आए हैं वो है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन बीए फाइनल। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको ये बता दूं कि जो हमारे चैनल पे कुमार यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस की जो वीडियो हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो पहले से पड़ी हुई हैं। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ मौजूद है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है बीए फाइनल का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश लिटरेचर का। उसमें जो बुक है वो है 20th सेंचुरी ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। तो हम इसमें एक एक करके कुछ जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके हिंदी मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक वीडियो ऐसी भी बनाई जाएगी जिसमें पूरे का पूरा जो समरी वाइज है हम संक्षेप में पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, जैसे कि हमने बीए फर्स्ट ईयर में किया था। तो उस तरीके का यहाँ पर किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम जिस पोएम का मीनिंग बताने जा रहे हैं वो है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। अगर आप वैसे देखें तो ये सबसे जो लास्ट पोएम है वो है 6 जो है उसमें सेक्शन बी का, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। तो उसमें कमला दास सबसे लास्ट पोएम है जिसमें एन इंट्रोडक्शन और पनिशमेंट इन किंडरगार्टन है। इसको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो पोएम है ये समझने में बहुत आसान होगी, इसीलिए इसको मैंने चुना है। मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ ईजी टू डिफ़िकल्ट की ओर हमें जाना चाहिए, मतलब सरल से कठिन की ओर, क्योंकि समझने में आसान होता है बच्चों को, पढ़ने में और समझने में भी। हमेशा जो पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही कहा जाता है कि हमेशा सरल से कठिन की ओर ले जाए। तो इसी तरीके से मैं भी इस सिलेबस को, आपके बीए फाइनल की इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस को सरल से कठिन की ओर ले जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। लास्ट पोएम है, कमला दास ने लिखी है ये पोएम और बहुत ही अच्छी पोएम है ये। और ये इंडियन राइटर और इंडियन पोइटेस ने लिखी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन राइटर और इंडियन पोइटेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और पोएम ज़रूर आती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। कमला दास जो थी एक कवि हैं जिनका जन्म 1934 में केरला मालाबार में हुआ था। और इनका जो नेम है वो माधवी कुट्टी नाम से है, मतलब पेन नेम। जैसे आपको पता होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद थे तो उनका जो नाम है, असली नाम दनपत राय था, और उन्होंने जो नेम है जो एज ए राइटर अपनाया वो मुंशी प्रेमचंद अपनाया। तो इसी तरह से कमला दास जो पोइटेस जो हैं, इन्होंने अपना नाम माधवी कुट्टी एज अ पेन नेम, मतलब एज ए पोइट जो नाम रखा वो माधवी कुट्टी नाम रखा। तो इस पोएम में जो पनिशमेंट इन किंडरगार्टन ये जो पोएम है, तो किंडरगार्टन छोटे बच्चों का स्कूल होता है। तो किस प्रकार से एक बच्चे को दंड दिया जाता है या स्कूल के जो टीचर होते हैं किस प्रकार से बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, तो कुछ उसकी झलक इस कविता में यहाँ पर दी गई है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, मतलब खुद कवित्री के ऊपर ये बीती है, तभी उसने ये पोएम में अपने आप को रख कर इस कविता को लिखा है। और इस पोएम में उसने अपने बचपन के एक इंसिडेंट को बताया है जो उसको अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन एक तरह से मफल्ड है। मफल्ड मतलब जो धुंधली यादें हैं उसको यहाँ पर उसने इस पोएम में उकेरा है। तो ये जो पोएम है तब लिखी गई है, तब के इंसिडेंट के बारे में है जब पोइट्री को जो कवित्री है वो जब छोटी थी, किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका स्कूल उसे पिकनिक में ले गया था। और उस पिकनिक के दौरान वहाँ पर एक वाक़या ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर उसको बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होता है, बहुत ही अपमानित महसूस होता है और वहाँ रोती है। और ये बहुत एक बुरी स्मृति, उसके एक बुरी मेमोरी के रूप में उसे हमेशा याद रहता है। जो कि जब वो गए थे तो ये विक्टोरिया गार्डन जो है वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, वहाँ का उल्लेख इसने इस पोएम में किया हुआ है। तो चलिए अब मीनिंग के थ्रू समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था ऐसा उस दिन। तो इसने क्या लिखा है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन।
टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन, नो नीड टू रिमेंबर द पेन अ ब्लू फ्रॉग्ड वुमन कॉज थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन्स। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए। तो अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसने क्या कहा है। टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन। ठीक है, आज जो दुनिया जो मैं देखती हूँ, जो मेरे चारों ओर है, टुडे द वर्ल्ड मतलब आज जो दुनिया, इज अ लिटिल मोर माई ओन, मुझे अपनी ज़्यादा लगती है। मोर माई ओन, ओन माने पजेस होना, मतलब मुझे उस जो दुनिया है मेरे चारों ओर, वो मुझे ज़्यादा अपनी लगती है बजाय पहले के। ज़्यादा अपनापन इस दुनिया के साथ मुझे लगता है, या ये दुनिया मुझे ज़्यादा अपनी लगती है पहले के मुकाबले, पहले के समय की तुलना में। नो नीड टू रिमेंबर द पेन, और साथ में ये भी कह रही है, नो नीड टू रिमेंबर द पेन, उस दर्द को याद करने की आवश्यकता नहीं है जो कि ए ब्लू फ्रॉग्ड वुमन, जो कि एक नीली फ्रॉक पहनी हुई महिला के कारण, कॉज माने कारण होना, के कारण मुझे मिला था। तो कहती है आज जो दुनिया मेरे सामने है, या जिस दुनिया में आज मैं रह रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा अपनी लगती है, उसमें मुझे अपना ज़्यादा अपनापन लगता है। नो 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 नीड टू रिमेंबर, कोई ज़रूरत नहीं है उस पेन, उस दर्दनाक वाक्य को या उस दुखद इंसिडेंट को याद करने की आवश्यकता नहीं है जो कि एक नीली फ्रॉक पहनी हुई औरत के कारण मुझे मिला था, या उसने मुझे दिया था ये अनुभव। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी, वो क्या कर रही थी, ये जो नीली फ्रॉक वाली जो महिला है, ये आया है उसकी टीचर के लिए, जो कि उसकी टीचर थी कमला दास की, उस टीचर के लिए आया है। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी, तो वो कहती है कि वो मेरे ऊपर वर्ड्स मतलब शब्दों की ऐसी वर्षा कर रही थी, मतलब इस तरीके से उसे डांटा होगा, इस तरह से उसे फटकार लगाई, ऐसे शब्द फेंक रही थी जैसे कि मानो कि कोई बर्तन और जैसे तवे को फेंका जाता है, फ्राई पैन को फेंका जाता है, इस तरीके से मेरे ऊपर वो बर्तन फेंक रही थी, मानो कि किसी के ऊपर जैसे आक्रामक एक प्रहार किया जाता है बर्तन फेंक कर, कुछ इसी तरीके से वो मुझ पर शब्दों की बौछार कर रही थी, मुझे डांट रही थी, फटकार लगा रही थी। टू ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है यहाँ पर पानी फेर देना एक तरीके से, तो और टू ड्रेन द हनी कलर, और उसने एक तरीके से पानी फेर दिया, उसने नीरस बना दिया, मेक डल और मेक अनइंटरेस्टिंग, और उसने मेरे दिन को बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर दिया। उसने क्या किया, दैट हनी कलर्ड, जो हनी कलर्ड जैसे हनी होता है गोल्डन कलर का, डे ऑफ पीस, जो शांति भरा जो दिन जा रहा था और सोने की तरह वो गोल्डन जो दिन था, इतना बढ़िया दिन जा रहा था, उसने उसको बेकार कर दिया, उसने उसको बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स, तो उसने कहा मेरे से कि तुम बाकी बच्चों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती हो, बाकी जो अन्य बच्चे हैं उनके जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती हो। व्हाट अ पेक्यूलियर चाइल्ड यू आर, पेक्यूलियर माने स्ट्रेंज, तुम कितनी विचित्र बच्ची हो। तो उसने ऐसा कहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा की तरफ। ओ द लॉन इन क्लस्टर्स सेट माई स्कूल मेट्स सिपिंग सुगर केन, तो ऑन द लॉन तो मतलब जो घास का जो मैदान था, फील्ड था, वहाँ पर क्लस्टर्स में मतलब ग्रुप में, सेट माई स्कूल मेट्स, मेरी स्कूल की जो साथी थी या स्कूल के जो मेरे स्कूल में मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे और सिपिंग कर रहे थे शुगर केन, मतलब शुगर केन चूस रहे थे, या मतलब जो गन्ना है, गन्ने का रस चूस रहे थे या गन्ना खा रहे थे। दे टर्न्ड, वे मुड़े, तो जैसे ही वहाँ पर उसे फटकार लग रही होगी, उसे डांटा जा रहा होगा, तो होता ही है, हम अचानक से पीछे देखने लग जाते, तो उन बच्चों ने भी मुड़ के देखा भाई किसको डांटा जा रहा है। दे टर्न्ड, वे मुड़े और हंसने लगे। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, तो बच्चे हंसने लगे। अब बच्चों को तो छोटे होते हैं, ठीक है, अब दूसरे को डांट पड़ती है, उसमें अब उन्हें हंसने लगे वहाँ पर, तो उसको बुरा फील हुआ। तो कहती है वो, चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, तो पोइटेस कहती है बच्चे बड़े विचित्र होते हैं। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, दे लाफ, वे हंसते हैं, इन मिर्थ, मिर्थ का मतलब होता है जॉय, और वो इनको जॉय मिलता है, उनको खुशी मिलती है, एट अदर्स टीयर्स, जब वे दूसरों के आंसू देखते हैं तो उसमें उनको खुशी मिलती है। तो बच्चे बड़े फनी थिंग्स होते हैं, बच्चे बहुत अजीब होते हैं।
वे हंसते हैं, दूसरा जब रोता है, दूसरे को दुख होता है तो वो उस पर हंसते हैं। एंड दे मिर्थ एट अदर्स टीयर्स, और दूसरों के आंसुओं में उनको आनंद महसूस होता है। आई बरीड माई फेस, तो अब ऐसा जब होता है, जब अपमानित महसूस करता है कोई भी, तो वो क्या होता है, उसको बहुत ही शेमफुल महसूस होता है, और उसको भी कुछ इसी तरीक़ा सा महसूस हुआ, और उन्हें बरी कर लिया। बरी का मतलब दफन करना होता है, मतलब छिपाना, उन्हें छिपा लिया। आई बरी माई फेस, मैंने अपना चेहरा छिपा लिया, जैसे कि सन वार्म्ड हैज, जो सूर्य था, जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य आकाश में था और बहुत चमक रहा था और बहुत ज़्यादा उसकी गर्माहट पड़ रही थी। जैसे कि मैंने अपने चेहरे को इस तरीके से छुपाने की कोशिश की कि मैं जैसे कि सूरज की रोशनी से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में तो वो मतलब एक तरीके से उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और इस वजह से वह अपना चेहरा छिपा रही थी। लेकिन वह कह रही कि मैंने ऐसे अपना चेहरा छिपाया जैसे कि मानो सूर्य की जो गर्मी है वो मुझे हर्ट कर रही हो, और मैंने अपने चेहरे को, हैच का मतलब होता है आ लॉन्ग लाइन या आ रो ऑफ फ्लावर बुशेस, मतलब वहाँ पर जो फूलों की जो झाड़ियाँ थी, फूलों के जो पेड़ लगे थे वो कैसे लगे थे, एक लाइन से लगे हुए थे। तो मैंने क्या करा, उससे अपने चेहरे को छिपा लिया, मतलब उसके पीछे छिप गई, या उनकी जो टहनियाँ हैं उसने अपने चेहरे के आगे कर ली, जैसे कि सूरज की रोशनी से बचने की कोशिश कर रही हो, कुछ इस तरीके का उसने किया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने चेहरे को छिपा लिया। एंड स्मेल्ड द फ्लावर्स एंड द पेन, और मैंने दोनों चीज़ों को महसूस किया। एक तो दोनों काम कर रही थी मैं, तो जो फूलों की जो महक है वो सूंघ रही थी, एंड द पेन, और साथ साथ वो जो दर्द का जो एहसास हो रहा था उसे भी मैं महसूस कर रही थी। और जो बच्चों के द्वारा जो मतलब दर्द दिया गया, वो जो टीचर थी जो मुझे डांट रही थी, उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा पेनफुल महसूस हुआ, उसने मुझे ज़्यादा कष्ट दिया। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, वैसे तो कहती है, अब थर्ड स्टैंजा यहाँ से शुरू होता है, कहती है कि जो शब्द हैं, अब इतनी बहुत पुरानी बात हो गई है, बचपन की बात है, तो अब जब कोई चीज़ ताज़ी होती है, फ्रेश होती है, तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ याद रहता है, चेहरा हो या कुछ भी। लेकिन अब बचपन की चीज़ है, बचपन में ये घटना हुई थी, अब बहुत बड़ी हो गई है, बड़े होने के बाद अब वो ना तो शब्द उतनी अच्छी तरह से ध्यान रहते हैं और ना ही वो चेहरे ध्यान में रहते हैं, तो वो अब लगभग हल्का हल्का भूल चुकी है, क्लियरली उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। तो वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, तो कहती है जो वर्ड्स हैं वो ब्लर हो चुके हैं, वो धूमिल पड़ चुके हैं, वो धुंधले पड़ चुके हैं, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि क्या क्या शब्द थे। एंड द लाफिंग फेसेस ओनली अ ब्लू, और जो हंसते हुए चेहरे थे वो भी ब्लर, वो भी अब धूमिल पड़ चुके हैं, वो भी अब ब्लर हो चुके हैं, धुंधले पड़ चुके हैं। द ईयर्स हैव स्प्रेड अलॉन्ग, और जो साल हैं वो स्पीड, वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ चलते हैं, बढ़ चुके हैं। एंड स्टॉपिंग ब्रीफली, और कभी कभी कुछ कुछ समय ऐसे आते हैं जब वो समय रुकता है, समय ऐसा लगता है कि ठहरा हुआ सा महसूस होता है। स्टॉपिंग ब्रीफली, थोड़े समय के लिए रुकते हैं। एट बिलव्ड, जो आपके प्रिय लम्हे होते हैं, वहाँ पर वो जो समय होता है वो थोड़े समय के लिए रुकता है। हॉल्ट, ठीक है, हॉल्ट का मतलब यहाँ पर है स्टॉपिंग ब्रीफली एज बिलव्ड हॉल्ट्स, एंड जैसे कि कोई बाधा आ जाती है या कोई रुकावट आ जाती है। एंड मूविंग सैडली ऑन, और फिर वो जो समय है वो दुख के साथ आगे बढ़ जाता है। कभी कभी मगर ये है कि मतलब जो समय होता है, जो साल 10 साल तेज़ी से बीतते चले गए, हाँ कभी कभी रुक रुक कर वो चीज़ें याद भी आती हैं आपको, जो आपकी प्रिय होती हैं या दुख से भरी होती हैं, वो याद आती हैं और फिर वो आगे चले जाती है, आगे बढ़ जाती हैं। माई माइंड हैज़ फाउंड एन एडल्ट पीस, तो वो आगे कहती है मेरा जो मस्तिष्क है उसे अब एडल्ट पीस मिल चुकी है। एडल्ट पीस का मतलब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे समझ आ चुका है कि दुनिया ऐसे ही कहती रहती है, दुनिया ऐसी ही है उसको, ठीक है, और हमें इसको स्वीकार करना पड़ता है और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब बड़ी हो चुकी हूँ, तो बड़ी होकर जो मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई है, मेरे मस्तिष्क को शांति मिल चुकी है और मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया किस तरीके की है और आपको कैसे उसके साथ डील करना है। नो नीड टू रिमेंबर, और आगे कहती है कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसिडेंट को याद करने की। दैट पिकनिक डे, जो उस पिकनिक के दिन हुआ था। व्हेन आई ले हिडन, जब मैं वहाँ पर पड़ी रही, हिडन छिपी रही, हैच के पीछे, मतलब जो फूलों की जो झाड़ियाँ थी उसके पीछे छिपी रही, अपने आप को छिपाए रखा मैंने, क्योंकि उसको डांट पड़ी तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, सारे बच्चे हंस रहे थे। वॉचिंग द स्टील, और जिस तरीके से जैसे स्टील होता है, स्टील
वाइट सन, स्टील की तरह बिल्कुल सफ़ेद जो सूरज था, जो इतनी गर्माहट फेंक रहा था, गर्म लपटें फेंक रहा था। तो जिस प्रकार से सूरज अकेला था, क्योंकि जब सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है और तो उस समय कोई बाहर ज़्यादा रहता नहीं है, तो मैं जिस प्रकार से सूरज जैसे अकेला होता है, स्टील वाइट सन जैसे अकेला होता है आकाश में, उसी प्रकार से मैं भी वहाँ पर अकेली थी और अकेलापन महसूस कर रही थी। तो ये जो पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो ये इसका मीनिंग था। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम प्रॉपरली and if you want to appreciate, please like our channel and subscribe it, and also don't forget to share it. Thank you very much, and wait for the second poem. Thank you.